Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Fahad Ali again with a video and this is the first video on this channel. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो make sure you subscribe this and welcome to Finance Pathways. इस चैनल के अंदर we will be uploading videos जिसमें वीडियोस होंगी आपके ओ लेवल्स की, वीडियोस होंगी ए लेवल्स की और वीडियोस स्पेशली होंगी आपके फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, इस चैनल का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैं आपको वो चीजें जो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल लगती है क्लास के अंदर तो मैं इतनी इजी करके बताऊं। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर स्टूडेंट ये कहेगा कि मुझे सर आपसे डायरेक्ट क्वेरीज पूछने तो देयर विल नॉट बी एनी फीस फॉर दैट, फ्री ऑफ कॉस्ट आज मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे अपनी जगह पे जहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आसानी से। फिर हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं सबसे पहले टॉपिक्स को अपलोड करूंगा और टॉपिक से साथ साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार टॉपिक एंड हो जाते हैं फिर हम उसको ईयरली पास पेपर्स के ऊपर भी आ जाएंगे। आपने करना ये है कि हमेशा कोशिश करें वीडियो पूरी देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएंगे ताकि जब भी आपके पास वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो और आप जल्दी से जल्दी न्यू टॉपिक्स की वीडियोस देख सकें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर ताकि आपको बेहतर समझ आए कि मैं कौन हूँ, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है। मेरा नाम ऑब्वियसली आपको कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, माय नेम इज फहाद अली। मैंने अपना ओ लेवल्स 2012 में कंप्लीट किया था, फिर मैंने अपना 2014 में ए लेवल्स कंप्लीट किया था एंड दोनों चीजें कॉमर्स के अंदर थी। इसके बाद मैंने क्या किया, अपनी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एसी से कंप्लीट किया 2017 में। फिर इसके बाद मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया और फिर इसके बाद मैंने अपना एमबीए स्लैश एमफिल कंप्लीट किया 2022 में। इस वक्त करंटली अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इट इज मोर देन 9 इयर्स। मैं 9 साल से ज्यादा ओ एंड ए लेवल्स की क्लासेस को पढ़ा चुका हूं कराची के टॉप स्कूल्स में और कराची के टॉप टीचर्स के साथ पढ़ा चुका हूं और मेरा एक्सपीरियंस 9 इयर्स से ज्यादा। इस वक्त मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज ए फाइनेंस लेक्चरर काम करता हूं। उसके अलावा मैं एक ऑडिट डिपार्टमेंट में होता हूं मॉर्निंग के अंदर। तो और उसके अलावा मैं ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ओ एंड ए लेवल्स की ट्यूशंस पढ़ाता हूँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो अल्टीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये सुनने को मिलता है, सर आपने बहुत सारी मुश्किल चीजों को आसान कर दिया हमारे लिए। तो लेट्स सी, इस वीडियो को कोशिश करूंगा जितना ब्रेक डाउन कर सकूं, जितना आसान कर सकूं, क्योंकि एक लफ्ज हम बार बार सुनते हैं अपनी जर्नी में। जब ओ लेवल्स का स्टूडेंट फर्स्ट टाइम स्टार्ट करता है ओ लेवल्स पढ़ना और खासतौर पर कॉमर्स और अकाउंटिंग, तो शुरू में गलतियां होती है इंसान। जब हम चलना शुरू हुए थे तब हम बार बार गिरे थे, बार बार गिरते 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 हमने चलना छोड़ा क्यों नहीं, उसका रीजन ये है हमें किसी ने ये नहीं कहा कि इस गिरने का मतलब फेलियर होता है। ठीक है, तो यही खासियत थी कि हम क्या किए, खामोशी से चलते चलते आज चलना सीख गए। अकाउंटिंग की दुनिया में या इवन कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लें उसकी दुनिया में ये है कि अगर आप एक या दो बार फेल होते हैं तो फेलियर से इंसान को नफरत है, गलतियों से इंसान घबराता है। तो अकाउंटिंग में जब बच्चा गलती करता है तो उसके बिलीव, उसके थॉट्स, उसका जो जहन है वो फिक्स हो जाता है कि मैं तो एक सी ग्रेड स्टूडेंट हूं, मैं एक बी ग्रेड स्टूडेंट हूं, मैं एक ई ग्रेड स्टूडेंट हूं। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। आप अगर इस चैनल पे आए तो इस बिलीफ को पीछे छोड़कर आपको मैं ऐसे तरीके से चीजों को समझाऊंगा जैसे एक गांव देहात के बंदे को समझा रहे थे, आम बंदा जिसको 2+2 नहीं आता, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको उस तरीके से समझाऊं ताकि जब आप इस चैनल से वो वीडियो देख के अपने पास पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए इस दुनिया का आसान तरीन टॉपिक वो बन जाए। ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बाकी अगेन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप कहेंगे तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम जिस हम क्या करते हैं जब सिलेबस स्टार्ट होता है तो भागना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ो, आगे आगे बढ़ो, नहीं, आराम से सुकून से स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपके पास सिलेबस। देखो, सिलेबस के डायनेमिक्स समझना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सिलेबस आपको डोमेन बताता है। आप कभी फुटबॉल खेलते हो किसी ग्राउंड के अंदर तो आपको जब तक ये पता ना हो ना कि आपने किस एरिया तक मैक्सिमम जाना है, लेट सपोज ये बाउंड्री है भाई, ये इससे बाहर नहीं जाना, फाउल हो जाएगा, हम आपका गोल काउंट नहीं करेंगे, गेम में आपका फाउल काउंट होगा जो भी टीम मेंबर इस ग्राउंड से बाहर जाएगा। तो इसी तरह ओ लेवल्स अकाउंटिंग का भी एक सिलेबस है, इसका मतलब एक डिफाइंड एरिया है, अगर आप इस एरिया से बाहर निकले तो ये कंसिडर होगा फाउल। ठीक है, और इस फाउल की कोई गुंजाइश नहीं है ओ लेवल्स में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां गलती करेंगे तो आप आगे जाएंगे तो आपका बिलीफ क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपका बिलीफ पक्का होगा तो अल्टीमेटली उसके बाद आप चीजों को मूव करते हुए यही सोचेंगे यार मुझसे ये चीज नहीं होती। तो मेक श्योर करें ओ लेवल्स में अपना 100 है, क्योंकि 99% स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंटिंग ऑप्ट किया है, जिन्होंने अकाउंटिंग चूज किया ओ लेवल्स में,
उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के किया, कोई चाहता होगा सीए करूं, कोई चाहता होगा एसी से करूं, कोई चाहता होगा आके आगे किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में आईसीएम में चला जाऊं। तो मेक श्योर अपने बेसिक्स को अच्छा करें। ये वो टाइम है जब आप अपने दिन के 4 घंटे अगर इस कोर्सेज को देंगे तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर आपने 4 घंटे की जगह 1 घंटा या आधा घंटा दिया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक है कि जब आपका डिजायर्ड टाइम या रिक्वायर्ड टाइम से कम मेहनत करेंगे तो फिर रिजल्ट भी अचीव नहीं होगा। फिर आप हर दूसरे इंसान को ये कहेंगे यार अकाउंटिंग मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए हो सकता है आसान हो। समझ आ रही है बात? उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। पहली चीज, जो एक प्रोफेशनल टीचर या प्रोफेशनल स्टूडेंट या एक अच्छा स्टूडेंट याद रखता है वो सिलेबस कोड होता है। इस सिलेबस का कोड है 7707 ओ लेवल्स अकाउंटिंग। 2023 में भी ये सिलेबस था, 24 में भी था और 2025 में भी यही सिलेबस है। जून में भी एग्जाम होते हैं और नवंबर में भी ये सीरीज होती है। ये शुरू के 2-3 पेजेस थोड़े से फालतू होते हैं, हम पढ़ेंगे काम की बातों से, ठीक है। और अगर काम की बात की जाए तो अल्टीमेटली हमने क्या देखना है? सबसे पहले हमने देखना है कंटेंट ओवरव्यू। लेकिन ओवरव्यू को छोड़ दे, हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो हम चलते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न के ऊपर। भाई दो किस्म के पेपर होते हैं। आपका ग्रेड ए स्टार से लेकर ई तक होता है। एक इंग्लिश की बहुत फेमस कोट है, बहुत फेमस सेइंग है, इफ यू एम फॉर द मून देन यू विल लैंड अमंग स्टार्स। ठीक है, मतलब क्या है? चांद के लिए छलांग लगाओ तब जाके आप 10वें या 20वें माले तक पहुंचोगे। ये अक्सर और बेशतर शाहरुख खान के डायलॉग्स हैं जो आपने सुने होंगे शायद मे भी उनके इंटरव्यूज में। कहने का मकसद है ए स्टार का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है मे बी ए, और हो सकता है ए स्टार भी आ जाए डिपेंडिंग ऑन आवर प्रिपरेशन। ठीक हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे। भाई अगर देखें हमारे पास दो पेपर हैं, सबसे पहले पेपर 1 है और सबसे बाद में पेपर 2 है। अच्छा, अब एग्जामिनर की जो सेटिंग है वो कहते हैं ना, जंग में जाने से पहले दुश्मन का पता हो तो जंग जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर कहता है आपके पेपर हो रहे हैं कब? मई जून 2026 में। लेट्स सपोज अभी ये वीडियो अपलोड हो रही तो आप या तो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे या आप नवंबर में देंगे, इसी साल 2025 के। अब हम क्या कहते हैं यार, एमसीक्यूज के पेपर का वेटेज 30% है और आपके पेपर 2 का वेटेज 70%। अब ये जो वर्ड है ना वेटेज, बच्चे कहते हैं सर पता नहीं क्या ये 30-70, पता नहीं क्या फालतू बातें लोग कर रहे होते हैं, समझ ही नहीं। वेटेज का मतलब है वजन कितना है। वजन को अगर मैं और क्वांटिफाई करूं, इंपॉर्टेंस कितनी है। भाई अगर आपके 100 नंबर है ना, 100 में से 70 की इंपॉर्टेंस ये है और ये 30 के बराबर है 100 में से। समझ आ रही है बात? तो ये वजन की बात हो रही है, वेटेज की बात हो रही है। तो सर अगर मैं देखूं 30% इसका 70, तो 70% ही ज्यादा होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हो गया, इसकी तैयारी अच्छी करनी है। अब ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है भाई, आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर लो, 100 के 100 नंबर भी पूरे ले आओ, जो कि मोस्ट रेयर होता है। लेकिन अगर आप लेकर आ रहे हो, इसको आप नहीं छोड़ सकते। आपका ए स्टार नहीं आ सकता जब तक आप पेपर 1 को अच्छा ना करो। बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान देखे, सर मेरा पेपर 2 बहुत अच्छा है, वहां गए फ्लंक होगा। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में भी थ्योरी पूछता है भाई, आपसे कैलकुलेशन करवा के नीचे सवाल पूछेगा, ये क्यों किया, इसका मतलब क्या है, कंपनी को क्या करना चाहिए। बहुत तेज होशियार बंदा बैठा हुआ आपके सामने आपकी टेस्टिंग करने के लिए। कोई बेवकूफ नहीं है कि आप कह रहे हैं यार पेपर 2 कर लिया, कैलकुलेशन सीख ली। बहुत सारी क्लासेस में ऑब्जर्व करता हूँ, बच्चे को सिर्फ कैलकुलेटर चलाना सिखाया जाता है और बच्चा बड़ा खुश होता है। क्वेश्चन सामने आया, बच्चा जंगलियों की तरह कैलकुलेटर पे लगा हुआ, ठक 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 ठक, सर आंसर आ गया फौरन से, टक करके खत्म कहानी। ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए क्या चीज है, सवाल पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और सवाल पढ़ने के बाद आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, जो आंसर निकला है उसका मतलब क्या है, पूरी नॉलेज होगी तो आपके नंबर आएंगे। अगर आप इस तरह कर रहे हैं जो क्लासेस में अक्सर और बेशतर किया जाता है कि बच्चे को सिखा दिया जाता है 2+2=4, वो बच्चा कैलकुलेटर पर करके खुश हो रहा होता है कि सर मेरा 4 आंसर आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा बहुत खुश होता है। और अल्टीमेटली उसका ग्रेड बहुत बार कम आता है, वैसा एक्सपेक्टेड ग्रेड नहीं आता। तो इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखना। पेपर 2, अच्छा जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि मई जून 2026 में अगर आप अपियर हो रहे तो एग्जामिनर क्या चालाकी करता है, एग्जामिनर सबसे पहले फर्स्ट जो होगा आपका अकाउंटिंग का पहला जो पेपर होगा ना आपका मई जून में, वो पेपर 2 होगा। सही है। और पेपर 1 जो होगा वो काफी एंड में होगा। अच्छा, होना क्या चाहिए? उल्टा होना चाहिए। क्या मतलब सर? जब इंपॉर्टेंस पेपर 2 की ज्यादा है तो पेपर 2 के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए बाद में ले लो। नहीं, एग्जामिनर कहता है भाई ये आपका मसला है, आपने तैयारी की होगी नहीं की होगी, आप जानो, आपका काम जाने। मैं पेपर 2 पहले लूंगा, पेपर 1 बाद में लूंगा। अब मेरी बात कान खोल के सुन लेना गौर से। पेपर 1 के लिए हमने क्या करना है भाई? पेपर 1 के लिए हमने क्या करना है? पेपर 1 के लिए हमने करनी है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। कोई भी टॉपिकल एमसीक्यूज पकड़ लो, सही है।
टॉपिकल एमसीक्यूज की बुक पकड़ लो, और नोमान मलिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, नोमान मलिक की बुक आती है टॉपिकल। करना क्या है, टॉपिक पकड़ लो, जाके बुक से पढ़ो। मैं वीडियो सिखा रहा हूँ, वीडियो में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जाके टॉपिकल पास पेपर अटेम्प्ट करो। सर उसमें 30 एमसीक्यूज थे, कर लो, 2 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, अभी सेशन शुरू हो रहा है, 6 दिन लगाओ, टॉपिकल एमसीक्यूज निपटा दो। टॉपिक किया, कैलकुलेशन कर ली, एमसीक्यूज निपटा दी, कैलकुलेशन कर ली, एमसीक्यूज। ये वो तैयारी है जो आपको सीधा सीधा ए स्टार की तरफ ले जाएगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं, काफी के स्टार्ट हैं। क्या किया था मैंने क्लास में, बच्चों को कहा था बेटा ये रिलीजियसली फॉलो करना है, एमसीक्यूज करने हैं, और एमसीक्यू सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को समझना है। ये नहीं रट लिया सर ये इसका ई आंसर होगा, हमेशा इसका डी होगा, इसका बी होगा। समझना है सर का आंसर ए क्यों है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक चीज कहलाती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड होता है जो आपका ग्रेड को डिटरमिन करता है, कितना ग्रेड आपका आना चाहिए, ठीक हो गया। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपने चीजों का खास ख्याल रखना है। पेपर 2 के लिए अगेन नोमान मलिक का पेपर 2 खरीद लीजिएगा, वो भी टॉपिकल होगा। जब टीचर कंप्लीट करा दे उसका टॉपिक सॉल्व करना है। टीचर ने पढ़ाया, आपको क्लास में समझ आया, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। 60 के 60 बच्चे गर्दन हिलाते हैं क्लास में, जब घर पे सॉल्व करने बैठते हैं मिड टर्म से 1 हफ्ता पहले या 4 दिन पहले, पसीने छूट रहे होते हैं, हो ही नहीं रहा होता, और खुद परेशान होते हैं, सर ये हमने क्लास में तो किया था, हमसे घर पे नहीं हो रहा था। वजह क्या होती है उसकी, उसकी वजह ये होती है कि आपने जब क्लास में किया ना तो आप समझ रहे थे, खुद थोड़ी कर रहे थे। टीचर का पेस हमेशा स्टूडेंट के पेस से तेज होता है, क्योंकि टीचर इतने सालों से पढ़ा रहा है, तो हो सकता है वो जब आपको करवा रहा हो तो आपको फील ऐसी आ रही होगी आपको आ रहा है, लेकिन जब आप घर जाके प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा यार ये तो मुझे सॉल्व ही नहीं हो रहा मुझसे। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। सेकेंड चीज जो हम इग्नोर करते हैं सिलेबस के अंदर वो ये है, हमारे पास 4 स्किल्स हैं जिसका हमने खास ख्याल रखना है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज लाजमी होना चाहिए। पहला स्टेप है भाई, पेपर में जा रहे हैं सर हमें तो सर मैं तो टॉपिक ही छोड़ कर आया, सबसे बेवकूफी वाली हरकत। सर मैंने 2 टॉपिक छोड़ दिए, पास तो हो जाएगा। वो भाई चांसेस कम हो जाएंगे, अगर उस टॉपिक में से आ गया तो ये आपका काम हो गया खत्म, क्योंकि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी था। आपको कम से कम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। इसका वेटेज कितना है, 65%। सर एनालिसिस ये कौन सी बला होती है, ये भी सीखेंगे वक्त के साथ साथ। अभी मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ, टीवी के ऊपर 1 घंटे का टॉक शो चलता है, उसको एनालिसिस कहा जाता है। आज पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो गया, भाई उसके ऊपर वो 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। सर ये तो एक छोटी सी न्यूज थी, 1 घंटे का प्रोग्राम कैसे हो रहा है, वो 4 बातें खुद करता है एंकर, फिर कोई गेस्ट बुलाता है, फिर उसके बताता है कि उस पर इम्पैक्ट क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, ये एनालिसिस होता है। और थर्ड पे होता है आपका इवेल्युएशन, जिसमें आप एक साइड होके चीजों को जज करके बताते हो एग्जामिनर को, ठीक है, जजमेंट देते हो कि भाई मेरे हिसाब से मैंने 5 बातें 6 ऊपर की थी और ये मामला मुझे बेहतर लगे, ठीक हो गया। इसको पेपर 1 पेपर 2 के एंगल से नहीं देखते, इसको हमने ऊपर देख लिया जनरली, दैट्स इट। अब बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहला चैप्टर जिसको इंसान और स्टूडेंट दोनों दोनों मतलब इंसान और स्टूडेंट ऑब्वियसली एक ही बात है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने 2 कर दी कि स्टूडेंट तो बेचारा ओ लेवल्स की तैयारी करते करते इंसान तो रहता ही नहीं है, पागल हो चुका होता है। और इतने सारे ट्यूशन के पैसे, नोट्स, टीचर, ये वो ख्वारियां, बेचारा 6-6 घंटे पढ़ के भी ओ लेवल्स में नंबर नहीं आते, तो फिर अपने आप को ही कहता रहता है यार मैं इतना गया गुजरा हूँ। आप इतने गए गुजरे नहीं हो, सामने वाले का पढ़ाने का तरीका शायद आपको समझ ना आता हो, ठीक है। तो इस चीज को खास ख्याल रखना है, अपने आप को बुरा भला नहीं कहना। आप माशाल्लाह ज्यादा अचीव कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने सबको एक जैसी अकल दी है, बस ये हम फजूल सोचते हैं अपने जहन में। पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले जब शुरू करते हो, किसी से बातचीत करते हो, किसी से मिलते हो तो सलाम करते हो ना, अकाउंटिंग का सलाम है पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। समझोगे कि होती क्यों अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, प्रॉफिट का वर्ड क्या है, लॉस क्या है भाई, फिर अकाउंटिंग का रोल क्या है। सर कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ओलव इसका पेपर देना है, नहीं, वजह है, इस दुनिया में अकाउंटिंग है क्यों, ये सवाल है सबसे बड़ा, फिर इसका जवाब आएगा इसमें। फिर इसमें आप एसेट समझोगे, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी। बच्चों को डेफिनेशन ही गलत समझाई जाती हैं, और जो गलत समझाई थी उनमें से भी आधों को आधी याद ही नहीं होती, बिल्कुल अलग कहानी। फिर आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई करते हो, फिर आप सीखते हो डबल एंट्री सिस्टम। सर डबल एंट्री क्या है, हमने तो सिंगल नहीं सीखी, डबल आ गए डायरेक्ट। फिर आप अकाउंटिंग डेटा सीखते हो, फिर आप लेजर सीखते हो, पोस्ट ट्रांजेक्शन। फिर आप हल्के हल्के टी अकाउंट्स पे आते हो, अकाउंट्स बनाते हो, एक प्रोफेशनल कंपनी में जिस तरह अकाउंट्स बनते हैं वो आप यहाँ सीखते हो चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फिर
आपकी अम्मी ने आपसे दही मंगाई थी बाहर से, अब अम्मी जब दही मंगाएगी आपसे तो अम्मी, हो सकता है अम्मी आपकी हिसाब ना ले आपसे, लेकिन कंपनी तो ऐसी नहीं है ना भाई, कंपनी कहेगी हिसाब दो। आप कह रहे हो भाई 300 रुपए का सामान आया, और नहीं, बातें नहीं होंगी भाई, एविडेंस। ये तो आप कह रहे हो ना 300 का सामान आया, वेयर इज द एविडेंस, बिल किधर है उसका? उस बिल को, उन चीजों को देखने के लिए हम उसको कहते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जिसको कहते हैं सोर्स। इसकी सोर्स क्या है, इसका एविडेंस क्या है, ये जो आप बोल रहे हो इसमें कितनी हकीकत है, कोई बिल तो बना होगा ना, या ऐसी हवा में पैसे देकर आ गए। तो ये होता है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, कुछ एंट्रीज की बुक्स बनती हैं। बुक्स का मतलब ये है कि जैसे आप सब्जेक्ट्स के जर्नल्स बनाते हो, सर मेरे मेरे स्कूल में 8 सब्जेक्ट्स है तो मैंने 8 जर्नल्स अलग बना लिए, तो यहाँ क्या बनता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सेल्स का जर्नल बनता है, परचेज का बनता है, सेल्स रिटर्न का, परचेज रिटर्न का, जनरल जनरल, इस तरह अलग अलग जर्नल्स मेंटेन होते हैं, जिस तरह आप सिलेबस के सब्जेक्ट से करते हो ना स्कूल में, इस तरह की कहानी। फिर होता है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिसपे सबसे पहली चीज ट्रायल बैलेंस। सर क्या चीज है, टी अकाउंट सीखेंगे तो पता चलेगा ट्रायल बैलेंस क्या है। अल्टीमेट पर्पज इसका क्या होता है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। 1 नंबर का एमसीक्यू आता है हमेशा ओ लेवल अकाउंटिंग में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग ट्रायल बैलेंस, और उसका ऑप्शन हमेशा एक ही सही होता है, टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, दैट्स इट। तो ये चीजें मैं रटवा दूंगा आपको, जब आप इंशाल्लाह वीडियोस देखोगे समझोगे तो आपको फिंगर टिप्स पे होंगी। 30 एमसीक्यूज हैं, 35 एमसीक्यूज है तकरीबन आपके पास, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर हमने ऊपर जो देखा था वो 35 एमसीक्यूज ही थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 35 एमसीक्यूज। 35 एमसीक्यूज में से 15 से 16 एमसीक्यूज तो मैं आपको रटवा दूंगा, यही वीडियो के अंदर बता दूंगा, ये भी आता है, ये भी आता है, क्योंकि इतने बार पढ़ाया याद हो गया मुझे, तो मैं बच्चे को भी याद करा देता हूँ। करेक्शन ऑफ एरर्स, आपने नया जूनियर अकाउंटेंट हायर कर लिया, आपने कहा 2 पैसे बचेंगे, नया बंदा होगा, तो उसने क्या किया, अकाउंट्स के कबाड़ा कर दिया। तो एग्जामिनर हमेशा लिखता है वी हायर्ड अ जूनियर अकाउंटेंट, अब उसने भंड किए, अब आप इसको ठीक करो। ठीक कब कर सकते हो, जब आपको खुद अकाउंटिंग आती होगी, ठीक है। फिर आती है बैंक रिकंसिलिएशन, भाई आपने अपने अकाउंट्स के हिसाब से, आपने घर पे जो अपनी बुक रखी थी, घर मतलब बिजनेस में, अभी एक लेमन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपने घर पे जब अपने कैलकुलेशन की तो आपने कहा यार मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए शो होने चाहिए थे। जब आपने बैंक स्टेटमेंट मंगाई, बैंक से एविडेंस मंगाया, तो आपके अकाउंट में 1,500 रुपए नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं ये 500 रुपए किधर गए। तो फिर जब आपने उस अकाउंट को पूछा जाके बैंक से, तो बैंक ने कहा सर आपने जो 500 रुपए दिए थे ना, वो दूसरे बैंक का चेक था। सही है, क्या था वो, दूसरे बैंक का चेक था। तो वो चेक क्लियर होगा मंडे को। आप कब चेक कर रहे थे, आप संडे को बैलेंस को चेक कर रहे थे। आपके हिसाब किताब में आपने जो मैन्युअली अपने हाथ से किया था, उसके हिसाब से 2,000 होने चाहिए बैंक में, आपके बैंक में शो 1,500 हो रहे थे स्टेटमेंट में। तो आपने जब अकाउंटेंट से पूछा, अकाउंटेंट ने कहा सर जुम्मे को आप आखिरी टाइम पे आए थे चेक लेके, चेक था दूसरी बैंक का, तो दूसरी बैंक के चेक में क्लियर होने में टाइम लगता है। तो मंडे को आपका जो 500 रुपए आपको कम शो हो रहे हैं, मंडे को शो हो जाएंगे, तो आपका बैलेंस वेरीफाई हो जाएगा। इसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। यहाँ मैंने 500 की मिसाल दी है, वहां लाखों और हजारों के मसले मसाइल हो जाते हैं कंपनीज के अंदर, कि बैलेंस अलग अलग शो हो रहा होता है। कंट्रोल अकाउंट, सर द वर्ड कंट्रोल, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, उनके ऊपर बनता है कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट क्या दिखाता है, अगेन ये भी आपको गलतियां पकड़वाता है। इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट सही बनते हैं तो एंड में बनता है कंट्रोल अकाउंट, दोनों का बैलेंस वेरीफाई होना चाहिए। नहीं होता वेरीफाई तो फिर हम जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई कहाँ गलती थी, कहाँ गड़बड़ हुई। फिर आता है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या मैंने कोई एसेट खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या मैंने रेवेन्यू, क्या मैंने एक एक्सपेंस किया। जितने भी हम एक्सपेंसेस करते हैं वो दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे, वो हम सीखेंगे जब हम करेंगे। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, सर आईफोन खरीदा था, आईफोन 14, लेट सपोज आईफोन 14 खरीदा सर मैंने, ठीक है। अब पता नहीं आया नहीं आया मुझे याद नहीं, चलो इसको इसको करते हैं आईफोन 7, ताकि आपकी क्लैरिटी। सर मैंने आईफोन 7 खरीदा था 40,000 का, अब मैं 1 महीने बाद मार्केट में जा रहा हूँ, मुझे 20,000 मिल रहे हैं, सर ऐसा क्यों है, ये है डेप्रिसिएशन, इसकी वजह कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू गिर गई। इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है ये भी सीखेंगे। अदर पेबल्स एंड अदर रिसीवर्स, इसका क्या मतलब है, सर कुछ लोगों को मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं दी, वो कुछ लोग कौन थे, मेरे सप्लायर थे। फिर कुछ कस्टमर्स ने मुझे पेमेंट टाइम पे नहीं दी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। इरिकवरेबल डेट, सर कुछ बंदों को मैंने उधार पे सामान बेचा, 4 दिन बाद वो कह रहे हैं पौंका हम तो वापस ही नहीं देंगे पैसे आपको, आपने जो करना है कर लो। अब मैं फंस गया सर, अकाउंटिंग कैसे करूं, शो कैसे करूं अकाउंट्स में। या दूसरे बच्चे सोच रहे हैं सर शो ही नहीं करें, भाई शो करना जरूरी है, ठीक है, वरना लॉ के हिसाब से आप गलत जा रहे हो। इन्वेंट्री को कैसे, सर मैंने सामान खरीदा बाहर से, इन्वेंट्री क्या है, सामान है, रॉ मटेरियल। आप कुछ बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए मटेरियल तो लोगे ना, उस मटेरियल को इन्वेंट्री कहते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर मैं सोल ट्रेडर हूँ, ये क्या होता है? एक अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? पार्टनरशिप, सर दो बंदे मिलके बिजनेस चला रहे हैं, उसकी एंट्री कैसे होगी अकाउंटिंग की? ठीक है। फिर आता है सर कंपनीज, एक पूरी कंपनी खड़ी कर दी, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? फिर हुआ क्लब्स एंड सोसाइटी, सर क्या ये वही क्लब है जो मेरे जहन में आ रहे हैं? नहीं भाई, ये वो क्लब नहीं है। ये वो क्लब है जो आपको वेलफेयर करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ इसकी कैटेगरी में अक्सर और बेशतर फॉल करते हैं। सर कितनी डोनेशन आई, कितना एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ, इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, सर मैं अपने घर पे बैठ के प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो सर उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? पहले मैं बाजार से खरीदता था, अब मैं घर पे बना रहा हूँ, तो अकाउंटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी वो देखेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सर मैंने 15 तारीख को अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 15 जनवरी को, मैं इतना मनूस था सर, फरवरी 15 को मेरे बिजनेस में आग लग गई, सारा रिकॉर्ड जल के राख हो गया। अब मेरे पास आधी अधूरी चीजें, अब मुझे अकाउंट्स बनाने, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, सर मुझे रेशियोज भी कैलकुलेट करने हैं, क्यों? ताकि परफॉर्मेंस पता चले। सर मेरे क्लास में नंबर 10 आए, बराबर वाले के 15 आए, अब कंपैरिजन होगा ना भाई, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो इसी तरह रेशियोज निकलते हैं। फिर उस रेशियोज को मीनिंग दी जाती है भाई, कि कौन सा रेशियो क्या चीज बता रहा है, ये कौन दे सकता है? आप, अकाउंटेंट दे सकता है, आम बंदे को नहीं पता। इंटर फर्म कंपैरिजन, आपस में दो कंपनियों का कंपैरिजन, और इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होंगी जो जानना चाहती होंगी कि कंपनी की परफॉर्मेंस रेशियोज के हिसाब से कैसी है। लिमिटेशन ऑफ रेशियोज होते हैं। फिर लास्ट चीज जो उसमें हो जाती है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के भी कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ रीति रिवाज, ठीक है, रीति रिवाज हैं, कुछ इसके असूल हैं, गुरु दक्षिणा है इसकी अपनी, वो देखेंगे इंशाल्लाह जब हम करेंगे। और लास्ट चीज अकाउंटिंग पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज होती हैं, क्या क्या चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हम ओ लविस के वेंचर को बिल्कुल पीस ऑफ केक बना दें इंशाल्लाह। ठीक है, बेफिक्र हो जाएं, आपने आज तक ओ लविस अकाउंटिंग इंशाल्लाह ऐसे नहीं पढ़ी होगी जैसे आप इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अपने दोस्तों का शेयर करें, आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं एक व्हाट्सएप का चैनल भी बना दूंगा यूट्यूब पे, सॉरी व्हाट्सएप पे, सॉरी, तो फिर हम उसमें क्वेरीज भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पहले टॉपिक के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो के। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।